सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने मल्टीपल वीडियो यानी कि जो बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स थे, टॉपिक थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। वहाँ पे हमने बेसिक लैंग्वेज के बारे में समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। और वहाँ पे हम लोगों ने ये भी समझा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है। और मल्टीपल प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी की। मतलब एक बेसिक जानकारी वहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में समझ लिया है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सी लैंग्वेज होती क्या है। मतलब एक बेसिक एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वहाँ पे बेसिक कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर क्या होते हैं, एरे का कॉन्सेप्ट या फिर रिकर्जन बोले। तो इन सब के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। मतलब कि जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें तो जैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट आए तो हमें समझ में आनी चाहिए, मतलब डेटा स्ट्रक्चर हमारे समझ में आ जाए, क्योंकि हम पहले से कोई ना कोई लैंग्वेज से परिचित हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाकर हम डेटा स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली होगी, लेकिन मैंने बेसिक एक जानकारी सी लैंग्वेज का एक ओवरव्यू दे दिया है। मतलब वहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी जो भी थी, किस तरह से प्रोग्राम बनते हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर्स में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर का रियल में मतलब क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ के हम सारे जितने कॉन्सेप्ट हैं उन्हें पढ़ते हैं। अब जब भी डेटा स्ट्रक्चर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ एक नाम और भी जोड़ दिया जाता है, जो कि है एल्गोरिथम। तो अगर इसकी बात करें कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का मतलब क्या है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है डीएसए। क्या बोल दिया जाता है? डीएसए, जिसमें डी का मतलब होता है डेटा। क्या? डेटा। एस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर। और ए का मतलब होता है एल्गोरिथम। क्या होता है? एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एल्गोरिथम अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि जो एल्गोरिथम सब्जेक्ट है आपका अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हो गई, सारी चीज़ इसी के अंदर आ जाती हैं। हालांकि जो एल्गोरिथम इसके साथ लिंक होना है इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तरीके से परफॉर्म करना, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम डीएस में भी यही सारी चीज़ें एक ऑर्डर वे में करते हैं, जब भी प्रोग्राम की सॉल्विंग करते हैं। मतलब डेटा स्ट्रक्चर जब भी हम अप्लाई करते हैं तो एक ऑर्डर वे पे ही करते हैं, तो इसलिए ये नाम इसके साथ ही जोड़ दिया जाता है। इसलिए हम इसे बोल देते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक से और ऊपर बढ़ेंगे, जैसे बीटेक करने जाएंगे, तो आप ये अपना एक अलग सब्जेक्ट है, ये अपना एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है कि डीएसए का मतलब क्या है, तो आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि डीएसए का मतलब है क्या। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, अब यहाँ पे एल्गोरिथम का मतलब क्या है, तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग जैसे कि कोई प्रोग्राम बनाते हैं या फिर कोई लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक प्रोग्रामिंग टर्म आ जाता है। तो प्रोग्रामिंग टर्म का मतलब क्या होता है कि किस तरह से हमें कोड लिखना है, क्या करना है, हाउ टू राइट कोड। क्या मतलब होता है? हाउ टू राइट कोड। लेकिन यहाँ पे एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि अपने कोड को कुशल तरीके से, मतलब इफिशिएंट वे में किस तरह से लिखें। तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है हाउ टू राइट कोड। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? हाउ टू राइट कोड। हाउ टू राइट कोड, मतलब कोड को किस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पे एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? हाउ टू राइट इफिशिएंट कोड, मतलब एक कुशल पूर्वक, मतलब ऐसा कोड लिखना कि मतलब जो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ सके। तो इस तरह से कोड किस वे में लिखा जाता है, तो वो होता है एल्गोरिथम। मतलब अगर अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो
है ना। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, हाउ टू राइट कोड, और एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, हाउ टू राइट एफिशिएंट कोड। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका मतलब है यहाँ पे एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग का। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बेसिक ये आपके वाइवा में पूछ लिया जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। एल्गोरिथम का मतलब तो हमारे समझ में आ गया, प्रोग्रामिंग का मतलब हमारे समझ में आ गया, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, इसका रियल में मतलब क्या है। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करना ही हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब यहाँ पे डेटा मतलब क्या है, डेटा का मतलब क्या है कि जो चीज़ हमें दिख रहा है, मतलब आप अपने रूम से बाहर निकल रहे हैं या फिर रूम पे हैं, जितना चीज़ भी देख पा रहे हैं वो हर एक चीज़ अपने आप में क्या है, डेटा है। अब इस डेटा का जब भी कोई मतलब निकल आए वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। कैसे सर? जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई डेट दे दी यहाँ पे, आ, मैं डेट और यहाँ पे मैंने लिख दी 2022 लिख दिया, पिछली कोई डेट है। अब यहाँ पे अभी तक तो हमारे लिए क्या है, ये डेट है। क्या है ये हमारे लिए, क्या है, डेट है, एक तारीख है। लेकिन अगर इसका हमें मतलब पता चल जाए, इस पूरी डेट का जो हमारी ये है 3/4/2022, अब इसका हमें मीनिंग पता चल जाए। मीनिंग का मतलब क्या है, इसका कुछ मतलब इस डेट को हम बोल दें कि ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, क्या है, डीओबी है। मीनिंग हमें निकल के आ गया, ये क्या है, किसी व्यक्ति की डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है। तो इसका मतलब क्या, अभी तक तो हमारे लिए क्या थी, ये डेट थी, लेकिन अब इसका हमें मीनिंग पता चल गया है। मीनिंग मतलब इसका अर्थ पता चल गया है, मतलब किस इस डेट पे कुछ हुआ था, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। तो ऐसे ही आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप कुछ इसमें बता सकते हैं कि एक जो डेटा होता है वो कुछ भी हो सकता है, जिसका कुछ अर्थ ना निकले तो उसको हम डेटा बोल सकते हैं, है ना। मतलब डेटा का कुछ भी, हम जैसे जो कुछ भी देख रहे हैं सब अपने आप में डेटा है, लेकिन उसी डेटा का जब भी कोई हमें अर्थ पता चल जाता है, मीनिंग मीनिंगफुल, तो मीनिंगफुल डेटा ही हमारा क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। सिंपल है। तो यहाँ पे डेटा का मतलब हमारे समझ में आ गया। अब आ गया स्ट्रक्चर। अब इसी डेटा को, जो यहाँ पे डेटा निकल के आया है, उसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करना ही हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित क्यों करना है सर? रीजन ये है कि जब भी हम इसे मान लो फ्यूचर में उसे एक्सेस करना है ना, ऑर्गेनाइज करना है, एक्सेस करना है, तो हम उसे फ्यूचर में जब भी उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो बहुत सी आसानी से उसे एक्सेस कर सकें। तो इसलिए हम अपने डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करते हैं या फिर स्टोर करते हैं, जिससे फ्यूचर में जब भी हमें कोई नीड हो तो उसे स्ट्रक्चर वे में उसे एक्सेस कर सकें, बहुत ही आसानी तरीके से एक्सेस करने के बाद उसका यूज कर सकें। इसलिए हम डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करते हैं। और ये किस किस तरीके से, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम स्ट्रक्चर फॉर्म में इसे व्यवस्थित करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, वही सारे डेटा स्ट्रक्चर हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। सिंपल है ना, तो एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। यहाँ पे हमने डेटा के बारे में भी पढ़ लिया और स्ट्रक्चर के बारे में भी अपना कॉन्सेप्ट समझे कि मतलब डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और इसी डेटा को हम स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, और ए का नाम हम क्यों जोड़ दिया जाते हैं, एल्गोरिथम का नाम क्यों इसके साथ जोड़ते हैं, सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि जो ये स्टोर कर रहे हैं हम डेटा, क्या ये कंपलसरी है, क्यों हम डेटा को स्टोर करें। आपने सर बता तो दिया कि डेटा को स्टोर करने का तरीका या व्यवस्थित करने का तरीका हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पे वाई इट इज नेसेसरी टू स्टोर डाटा, हम डेटा को मतलब क्यों स्टोर करें। तो मैंने आपको बताया फ्यूचर में उसे एक्सेस करने के लिए। क्यों सर, बिना एक्सेस ऐसे काम नहीं चल सकता, फ्यूचर में क्यों एक्सेस करना है। तो अब मैं जर्नल एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि जैसे कि आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आ गया। क्या आ गया, अननोन नंबर, मैंने उस नंबर को आपने कभी सेव नहीं किया है, अननोन नंबर से कॉल आ गया। अब उसका कोई मतलब है नहीं, उन्होंने अपने तरफ से बोल दिया कॉल करके कि ये रॉन्ग कॉल है, गलती से लग गई। अब उसका हमें कोई ज़रूरत भी नहीं उस नंबर की। अब 2-3 दिन बाद देखते हैं, फिर 1 वीक या 1 मंथ बाद देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो नंबर है नहीं, ध्यान ही नहीं रहता, या फिर वो स्टोर ही नहीं रहता नंबर, यूँ समझ ले।
तो उसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं पाता, तो हम डेटा को स्टोर ही नहीं करते। अब ऐसे ही मान लो कि कोई ओटीपी आ गया, ओटीपी का मतलब क्या होता है, 2 से 3 मिनट के लिए उसका यूज करते हैं, मतलब वन टाइम पासवर्ड जो भी है हमारा, तो उसका 2 से 3 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, फिर उसे फ्यूचर कभी एक्सेस करते हैं नहीं। तो ये हमारे जो डेटा हैं, जो ये आ रहे हैं बार बार, तो इनका कोई हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम डेटा को कभी स्टोर ही नहीं करते। लेकिन अब कुछ डेटा का हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसे फ्यूचर में एक्सेस करना है। अब यहाँ पे किस तरह से एक्सेस करना है सर, नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें बताइए किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस करने की बात करें तो जैसे मोबाइल जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं किसी के मोबाइल नंबर से, सिंपल है। तो ये यहाँ पे इस तरह से हम सेव करते हैं और फ्यूचर में से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या मतलब है इसका, कैसे स्टोर करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं अब डेटा को स्ट्रक्चर करने का एक तरीका पहले आप लोगों को बता देता हूँ, कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है इसके बारे में समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम इस पूरे थ्योरी पे कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर का मतलब अगर बात करें कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या रियल में, क्या डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, इससे हम 2 से 3 एग्जांपल की हेल्प से इसे समझने वाले हैं कि किस तरह से डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, या फिर आप लोगों को जब भी पापा बोले होंगे कि काउंटिंग सुनाओ। काउंटिंग का मतलब क्या होता है, 1 to 100 कुछ गिनती टाइप लिखने के लिए बोल दिया जाता है बचपन में। ये सब धीरे धीरे वो जो काउंटिंग है सीखते हैं। तो वहाँ पे जब भी क्लास में बोला जाता है या फिर घर पे बोला जाता है, तो मोस्टली हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लास का, आपके स्कूल का। तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि काउंटिंग हमें लिख के दिखाओ। तो वहाँ पे मल्टीपल बच्चे होते हैं, मतलब एक से अधिक स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पे सबका लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मान लो कि जो हमारा पहला स्टूडेंट है, वो जो काउंटिंग लिखता है, वो कुछ इस वे में लिखता है। किस वे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से 11 12 13 14, इस तरह से यहाँ पे 20। अब कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखते लिखते 91 टू 100 तक लिख दिया उसने। मतलब जो भी यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है उस स्टूडेंट ने, मैं यहाँ पे ए नाम कर देता हूँ इसका, और दूसरे स्टूडेंट का नाम बी कर देता हूँ, सी एंड डी। तो जो हमारा पहला स्टूडेंट है, वो जो काउंटिंग लिख रहा है 1 to 100, वो क्या कर रहा है, एक रो के फॉर्म में लिख रहा है, मतलब रो वाइज लिख रहा है। किस फॉर्म में, रो वाइज। लेकिन जो हमारा बी है, वो क्या कर रहा है, इसी काउंटिंग को दूसरे तरीके से लिख रहा है। दूसरे तरीके का मतलब क्या है, अब ये जो काउंटिंग है, वो दूसरा स्टूडेंट जो है बी नाम का, वो इसे कह रहा है कॉलम वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से करके जो दूसरा बी नाम का स्टूडेंट है 20 तक लिखा, और यहाँ पे 91 से लेके 100 हो गया। सिंपल है। तो पहला तरीका जो हमारा ए नाम का स्टूडेंट है, उसने क्या किया, किस तरह से काउंटिंग लिखी, रो वाइज काउंटिंग लिखी। लेकिन जो दूसरा बी नाम का स्टूडेंट है, उसने क्या किया, कॉलम वाइज काउंटिंग लिख दिया। क्या है, कॉलम वाइज। अब यहाँ पे जो तीसरा स्टूडेंट आ जाता है सी नाम का, वो क्या होता है, पहले से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। वो क्या करता है, जो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस लग रहा था लिखने पे, वो शॉर्ट फॉर्म में कर देता है। किस तरह से करता है, वो एक ही रो पे 1 टू कहाँ तक लिख देता है, 20 तक। कहाँ तक, 20 तक। और इस तरह से यहाँ पे अपना 100 कंप्लीट कर देता है, इतने स्पेस में उसका बच जाता है। मतलब पहला जो हमारा स्टूडेंट था ए नाम का, वो यहाँ पे जो पहला बच्चा था, उसने रो वाइज अपने कॉपी पे काउंटिंग लिखी, और जो दूसरा यहाँ पे बच्चा है बी नाम का, वो क्या किया, उसी काउंटिंग को कॉलम वाइज लिख दिया। जो यहाँ पे तीसरा बच्चा आया, वो पहले से बहुत ज़्यादा होशियार है, मतलब अपनी कॉपी बचा रहा है। तो उसने क्या किया, इतना स्पेस खाली उसका बच ही गया, उसने क्या किया, जो पूरी काउंटिंग थी उसे रो वाइज लिखा, और जो बच्चा यहाँ पे एक रो पे लिख रहा था 1 to 10, लेकिन इसने क्या किया, 1 to 20 लिख दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, रो वाइज अरेंजमेंट विद ग्रुपिंग ऑफ 20। मतलब इसने भी रो वाइज तो अरेंज किया, लेकिन यहाँ पे कितने ग्रुप ले रहा है, 20 तक पूरा लिख रहा है, तो इतना स्पेस इसका बच गया। अब यहाँ पे जो डी नाम का बच्चा है, वो क्या कर रहा है, पहला अंक यहाँ पे तो लिख रहा है 1, और दूसरे पेज में जाके लिख रहा है वो 2। इसका मतलब क्या है, ये तो पूरा पूरा स्पेस ले रहा है।
तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि 4 प्रकार के यहाँ पे स्टूडेंट हैं एक क्लास में, वो अपने इस डेटा को अलग-अलग तरीके से अरेंज कर रहे हैं। तो ये डेटा का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म में इसे व्यवस्थित किया जा रहा है। अब स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या है, इसे तो हम बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पे हमें मान लो कि सर्च करना है 325 325 हमें सर्च करना है। अब यहाँ पे तो जो यहाँ पे काउंटिंग है 1 to 100 है, तो मान लो इससे इंक्रीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कितने पेज पे हमारा आएगा 300 कौन से आएगा, कितने पेज की हमें जरूरत पड़ेगी, एक पेज में तुम्हारे 100 है, तो 325 में कौन से पेज में पहुंचेंगे, 3 पेज, मतलब 3 पेज तुम्हारे कंप्लीट यहाँ पे फुल होने वाले हैं। 3 पेजेस हमारे क्या है, कंप्लीटिव क्या हो गए, फुल हो जाएंगे। अब 3 पेज के बाद यहाँ पे हमारा 25 आ रहा है, मतलब आफ्टर जो हमारा 3 पेज है उसके बाद हमारा क्या आ गया 25। अब 25 यहाँ पे कहाँ पे आएगा, 20 यहाँ तक आया, मतलब दूसरा रो तक, सेकेंड रो हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। और फिर यहाँ से आया 5, ये इसका मतलब क्या है, 5th कॉलम, और यहाँ पे आ गया 5th कॉलम। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जब भी हमें 325 हमें सर्च करना है, तो यहाँ पे पहले जो पहला वाला स्टूडेंट है इसके पेज में हमने सर्च कर लिया कि भाई 300 में क्या लगेंगे, 3 पेज लगेंगे, और दूसरे रो और पांचवें कॉलम पे हमारा 325 जो यहाँ पे काउंट है, ये नंबर है, वो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा बी पे हमने सर्च किया इनके पे, तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि ये कॉलम वाइज अरेंजमेंट है इसमें, तो यहाँ पे 3 पेज तो हमें डेफिनेटली लगने ही है, लगने। इसके बाद हमें क्या लगना है, 25 है, मतलब 20 यहाँ पे हो गया, तो मतलब तीसरी कॉलम, और कौन सा रो है, 1 2 3 4 5, 5th रो। तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो 325 है, अगर इस पेज में हम सर्च करते हैं तो 3 पेज तो हमें लगेंगे लगेंगे। उसके बाद जो 25 अंक आ रहा है, तो मतलब उसके चौथे वाले पेज पे हमें पहुंचना है। तो 3 पेज तो हमें फुली तरीके से लग गए, लेकिन हमें कौन से पेज पे जाना है, चौथे वाले पेज पे हमें सर्च करना है, और वहां पे 25 हमें ढूंढना है। तो 25 हमें कहाँ पे मिलेगा, तीसरा कॉलम है और 5वें रो है। तो यहाँ पे इस तरह से मिल गया। और ऐसे ही सी पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लगेंगे, लगभग इसमें 3 पेज अगर लग रहे हैं तो इसका यहाँ पे आधा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पे 20 यहाँ पे काउंट कर रहा है, और यहाँ पे बीच में कोई नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब इन जो तीनों स्ट्रक्चर वे पे यहाँ पे काउंटिंग की गई है, यहाँ पे हमें सर्च करना बहुत ही ज़्यादा आसान है हमारे लिए। लेकिन अगर यहीं पे बात करें डी पे, अब यहाँ पे हमें 325 सर्च करना है, तो हमें कितना टाइम लग जाएगा भाई, कोई मतलब एक तरह से इसमें जब वरदान मिल जाए हमें, तभी जाके हमें 325 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि दैवी शक्ति जब हमारे पास आ जाएगी तभी उसी तरह फास्ट पलट सकते हैं, फिर उसे सर्च करेंगे। मतलब कुल मिला के अगर समझें तो इन पे हमारा सर्च करने पे टाइम बहुत ही कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर वे पे तरीके से व्यवस्थित हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो अगर डी की बात करें, तो यहाँ पे इस स्टूडेंट ने, इस बच्चे ने इस डेटा को जो काउंटिंग की, बहुत ही एक स्ट्रक्चर वे में नहीं लिखा। उसके पास कॉपी बहुत ज़्यादा थी, तो उसने अलग अलग पेज पे, किसी एक पेज पे 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, इस तरह से उसने कॉपी फुल कर दी। ये फिर पता नहीं वो डाटा हमारा 325 कहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर जब जो भी आपके माइंड पे आ रहा था कि जो डेटा को किस तरह से स्टोर करते हैं, फिर स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करने का क्या मतलब है, क्यों करते हैं डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित, इस तरह से कि फ्यूचर मान लो कभी हम उसे एक्सेस करना है या यूज करना चाहते हैं, तो हम इस वे पे डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करें कि फ्यूचर में उसे बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें, या फिर उसे आ, अलग वे पे तरीके से, मतलब कोई भी डेटा एक्सेसर उसमें अप्लाई कर सकें। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर वे में डेटा को परफॉर्म करने का तरीका है। ठीक है, तो इस पहले एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे डेटा को किस तरह से डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित किया जाता है। यही हमारा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, उन्हें मान लो कि क्या है कि इस एग्जाम्पल में समझ में नहीं आता है, बहुत ही सस्ता एग्जाम्पल हो गया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हो गया, नहीं सर दूसरा एग्जाम्पल समझाइए। तो यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें, वो है कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके मोबाइल फ़ोन पे ही होगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि इससे मान लो कभी आपके पास ओटीपी आता है या फिर कोई अननोन नंबर से कॉल आ जाता है, तो आप लोग उसे स्टोर नहीं करते हैं कि फ्यूचर में उसकी कोई नीड ही नहीं है, तो स्टोर क्यों करें भाई, है ना। तो जहाँ भी पड़ा रहता है अपने आप स्पैम में चला जाता है वो मैसेज, ना उसे सेव करते हैं, कोई उसका रीज़न ही नहीं है उसे सेव करने का। तो कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हमें स्टोर करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हमें स्टोर करने की एक नीड होती है कि फ्यूचर में उसे एक्सेस करना है। समझ पा रहे हैं ना, फ्यूचर में उसे एक्सेस करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित कर देते हैं, एक ऑर्डर वे में सेव कर लेते हैं। ये फिर आप हार्ड डिस्क की बात करें तो वहाँ पर अपने डेटा को स्टोर करके रख लेते हैं कि मुझे फ्यूचर में एक्सेस करना है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देखते होंगे
कि जो ए नाम के नाम है, जिससे कि ए नाम से नंबर आए आपका ए, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है अमन, है ना, अरुण, आंसू, कुछ इस तरह से नाम है, तो उनकी अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, ये अपनी इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, +91 से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे मान लो कि अब दूसरा हो गया बी नाम से, तो यहाँ पे बी नाम से स्ट्रक्चर है, आप लोग अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखते होंगे। सी नाम से ऐसी, इस तरह से डी जेड, इस तरह से ए टू लेके जेड तक हमारे नंबर जो भी नाम है स्ट्रक्चर वन में सेव रहते हैं। तो जब भी हमें कोई नाम सेव करना है तो हम सर्च करना है, तो डायरेक्ट हम सर्च बार पे यहाँ पे जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। मान लो सी नाम से हमें चाहिए, तो जैसे ही इसमें सी टाइप करते हैं, ये पूरी जो लिस्ट है वो खुल के हमारे पास क्या आ जाती है, आ जाती है। ठीक है, इतना तुम्हें पता चल गया कि इसी नाम से पूरे नाम आ जाते हैं। अब सी नाम से जैसे ही हमारे पास नाम आए, और फिर हमने एक दूसरा लेटर और यहाँ पे टाइप किया, मान लो कि क्या है, जैसे कोई नाम भी यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे जैसे कि CHAR, कैरेक्टर, ठीक है, मैंने इसने नाम दिया, या फिर कार्टून, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे 2 लेटर और टाइप किया, तो जो भी यहाँ पे सेम यहाँ पे आएगा, जो भी लेटर उससे रिलेटेड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम फ्यूचर में से डेटा को एक्सेस करना है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि हमने इस कॉन्टेक्स्ट लिस्ट में जो भी नाम है उसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म वे में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो इस तरह से हमें जब भी फ्यूचर में उसे एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी डेटा को, तो हम एक उसे स्ट्रक्चर वे में स्टोर कर लेते हैं, जिससे हमें जब भी उसे एक्सेस करना हो तो बहुत ही आसानी तरीके से उसे एक्सेस कर सकें, उसमें हमें टाइम भी ना लगे, और मतलब उसे सर्च करने में कोई अलग ऑपरेशन भी फॉर्म ना करना पड़े, सिंपल ने तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉन्टेक्स्ट लिस्ट भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर का क्या है, एग्जाम्पल है। क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर रियल में है क्या। तो आपको बताना है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब भी हम किसी डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करें, अब स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करें या फिर स्टोर करें, जिससे कि हम उसे फ्यूचर में कभी भी एक्सेस कर सकें, तो हमारा क्या कहलाता है, वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब वहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, तो बोल देंगे कि जैसे, इसका मतलब क्या है, इसे समझाओ। तो आप लोग क्या करते हैं, क्या करना है आपको, अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझा देना उन्हें, ठीक है ना। अब आपके एग्जाम में भी ऐसे पूछा जा सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, विद एग्जाम्पल उसे समझाओ, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर ऐसे समझा देना है, और उनके एग्जाम्पल फॉर्म में ये सारी चीज़ें आप थ्योरी बेस पे लिख सकते हैं या फिर ऐसे समझा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। तीसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो डिक्शनरी। अब डिक्शनरी भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि डिक्शनरी में क्या होता है, मेरी आर्ट तो इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेता हूँ डिक्शनरी बनाने की। ठीक है, ये हमारी क्या है, डिक्शनरी है, इमेजिन करना है डिक्शनरी है। अब यहाँ पे भी कोई मीनिंग हमें देखते होंगे, तो मीनिंग ए टू लेके जेड तक एक ऑर्डर वे पे सारी मीनिंग रहती है। अब वहां पे मान लो कि एक ऑर्डर वे पे सारी मीनिंग ना हो, तो जब भी उसे आपको मान लो कि कोई पिजन, पैरेट, कुछ इस तरह से नाम सर्च करना है, तो आप एक एक पेज लेके सर्च ही करते रह जाएंगे पूरे दिन, तो हमारा वो नाम मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए वहां पे भी देखेंगे जितनी भी मीनिंग रहती हैं उनका एक स्ट्रक्चर वे होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर वे होता है, जिससे हम इसे क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि पी नाम से है, पी नाम से कोई मीनिंग आ गई तो डायरेक्ट हम गए, पेज पलटे, और जहां से हमारा पी से स्टार्ट है वहां पे गए, वहां पे डायरेक्ट सर्च करते चले गए। जैसे यहाँ पे पैरेट मिल गया, हम वहां पे उसका मतलब यहाँ पे समझ लिए कि क्या होता है, ये तोता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे सारी मीनिंग क्या है कि स्ट्रक्चर वे में व्यवस्थित रहती है। तो यही सब हमारा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब डेटा को स्ट्रक्चर वे में प्रदर्शित करना, मतलब परफॉर्म करना, फिर स्टोर करना। तो यहाँ पे डिक्शनरी हो गया। तीसरा एग्जाम्पल अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है ईमेल। ईमेल का मतलब क्या है, अब जैसे कि ईमेल मैं अगर बात करूँ तो आप लोग सबके पास अपनी एक ईमेल आईडी होगी। क्या है, सबके पास अपनी एक ईमेल आईडी होगी। ईमेल आईडी क्यों समझा रहे हैं सर, उसे समझ लेते हैं पहले।
अब जब भी मान लो कि आप अकाउंट क्रिएट, जो भी है कि मान लो पहली बार कोई ईमेल आईडी आपके पास नहीं है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अकाउंट क्रिएट करने से पहले जब भी आप यहाँ पे अपनी ईमेल को चेक करते हैं बार बार कि क्या ये ईमेल हमारे लिए परफेक्ट है, तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, ईमेल का अपना नाम लिखते हैं, है ना, email.com। यहाँ पे क्या रहता है, आपका नाम रहता है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। तो अब जैसे इसमें नाम रखते हैं, बार बार चेक करते हैं, तो देखते हो कि अगर आपका नाम अगर सही है, उससे पहले कोई ईमेल आईडी नहीं बनी है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर उस नाम का यूज किया जा चुका है या फिर पहले से वो मेल पहले से बनी है, तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड पे, 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्या कहें, 1 सेकंड भी नहीं लगता, कुछ मिली सेकंड पे यहाँ पे मैसेज शो हो जाता है कि योर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब ये मान लो ऐसा कुछ मैसेज आ जाता है कि इस नाम से पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, कुछ ही सेकंड पे। तो ये सब क्या है, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, बिल्कुल मिली सेकंड पे ये सारी चीजें हो जा रही हैं। मतलब यहाँ पे टाइम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, इसे सर्च करने में बहुत ही कम टाइम लग रहा है, मिनिमम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे भी सारी चीजें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर इसमें अप्लाई किए जाते हैं इस चीज में, कि यहाँ पे सर्चिंग करने के लिए। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर रियल में होता क्या है। समझ पा रहे हैं ना? तो मैं डायरेक्ट आपको ये डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डेफिनेशन रट लो, यहाँ पे ये सारी चीज डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल में डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। इसके बाद तो मैं आपको डेफिनेटली थ्योरी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको थ्योरी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपके अपने एग्जाम में भी उस थ्योरी को लिख सकें, है ना। तो लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, ये हमें आना चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया कि डेटा स्ट्रक्चर रियल में होता क्या है, और विद एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे कि डेटा स्ट्रक्चर के ये एग्जाम्पल है, किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और इनका अपना एक मतलब क्या है और इसमें किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और ऐसे ही हम आने वाले जितने भी टॉपिक हैं हम बहुत ही अच्छे से उन्हें समझने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर को आप लोग देखना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को, डेटा स्ट्रक्चर को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।